हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है प्रतीक नायक, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड। और हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं तमिलनाडु बोर्ड की बुक। पिछले क्लास के अंदर आपने बहुत ही बेहद उम्दा प्रतिसाद दिया है हमें, और खास करके हमने गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड के ट्रांजिशंस की बात की थी एंशिएंट हिस्ट्री को लेके। तो अगर आप में से जो भी विद्यार्थी हमारे क्लास पिछले क्लासेस के अंदर जो जुड़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा तो 2 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमने पिछले क्लास के अंदर गुप्ता पीरियड के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि गुप्ता एज जो है, क्या ये गोल्डन एज है कि नहीं है सर। ओके, तो इस गोल्डन एज को लेके हमने साइंस एंड टेक एजुकेशन हमने समझने की कोशिश की थी कि इस पीरियड के अंदर किस किस प्रकार का बहुत सारा और भी डेवलपमेंट हो रहा है। और इसमें लिटरेचर के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने ये समझने की कोशिश की थी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एक्सपेंशन कैसा हुआ। आज हम लोग यहां से एक स्टेप आगे समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पोस्ट गुप्ता पीरियड कैसे शुरू होता है भारत के अंदर। ये जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि गुप्ता एज के बाद भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से बदल जाती है। और जैसे राज्य व्यवस्था बदलेगी इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, इस पीरियड के अंदर वी विल कम टू नो कि भारत के अंदर 3 प्रकार के डेवलपमेंट हुए। पहला डेवलपमेंट 550 से लेके 700 या 750 सी तक का रहता है। ये वो पीरियड है जिसे हम लोग पोस्ट गुप्ता का पहला पीरियड कहेंगे। दूसरा पीरियड हमको देखने को मिलता है द पीरियड बिटवीन 750 टू 1000। ये पीरियड भी अर्ली मिडिवल इंडिया पोस्ट गुप्ता को ही फॉलो करता है। और तीसरा इसी के अंदर से शुरू होता है द पीरियड फ्रॉम 1000 टू 1200, दैट इज कॉल्ड एज द अर्ली मिडिवल इंडिया। अभी हम लोग पोस्ट गुप्ता का सबसे पहला फेज देख रहे हैं, द पीरियड बिटवीन 550 टू 700 और 750 सी। ये वो पीरियड है जहां भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ये वो पीरियड है जहां भारत की राज्य व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाती है और एक डिसेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनने की शुरुआत होगी, जिसे एट टाइम्स हिस्टोरियन फ्यूडलिज्म के रूप में पहचानते हैं कि ये एक सामंतवादी प्रक्रिया का एक पूरी सिस्टम थी जो इस पीरियड के समय पे, इस दौर के समय पे उभर के आई थी। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि गुप्ता से पोस्ट गुप्ता का ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन के समय पे कैसे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ, ये फ्रेगमेंटेशन का आउटकम कहां से कहां तक रहता है, एंड अल्टीमेटली यहां से ही हर्षवर्धन नामक जो राजा था ये कैसे निकल के आया। तो आज का क्लास हमारा पोस्ट गुप्ता और हर्षवर्धन के ऊपर रहेगा। हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हर्षवर्धन की कहानी कहां से कहां शुरू होती है, हाउ हर्षवर्धन बिकम्स द किंग, and ultimately what was the significance of Harshvardhana's empire building in India precisely in the post Gupta period sir। okay, तो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से वेलकम करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ हमारे लाइव कोर्सेज में जुड़ना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। इनफैक्ट अनअकैडमी के ऊपर हमारे पास फंटास्टिक रिजल्ट है आज, यानी कि सबसे लास्ट डे है, एंड आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है इफ यू यूज दिस कोड PN लाइव। मैं हिस्ट्री, जीएस, ऑप्शनल दोनों पढ़ाता हूं और हमारे पास बहुत बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स अवेलेबल है प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो आप में से जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस जहां आपको डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग मिलेगा मेरे द्वारा ही सर, है ना। हमारे एजुकेटर्स तो है ही और हमारे और भी डाउट असिस्टेंट्स भी है, पर एक टीचर के रूप में मेरी एक ड्यूटी है कि मैं आपके हर एक क्वेरीज को सॉल्व करूं। लाइव क्लास में ही सॉल्व करता हूं। रेज योर हैंड हमारा एक फीचर है जहां आप ऑडियो इंटरेक्शन कर सकते हैं, 2 वे ऑडियो इंटरेक्शन। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में सीधा सीधा ऑडियो इंटरेक्शन हो सकता है लाइव क्लास के अंदर ही। तो आप जुड़िए हमारे साथ, आपकी कोई भी क्वेरी होगी आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। अभी फीस काफी डिक्रीज हुई है, आप ऑप्शनल का साथ में लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल की बैचेस रिकरिंग होती रहती है, और आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको एक डेडिकेटेड मेंटर दिया जाएगा ओवर एंड अबाउट द टीचर, जो मैं तो रहूंगा ही सर। ओके, तो योर गेटवे टू यूपीएससी, योर गेटवे टू लबासना इज PN लाइव। याद रखेगा, यही कोड, यही एक माध्यम या यही एक मेंटर के द्वारा, क्योंकि मेरा तो काम एक लाइट की तरह है, मेरा तो काम एक दिए की तरह है जो खाली आपको प्रकाश दिखाना है, बाकी रास्ता तो आपको ही चूज करना है सर। खैर, यहाँ आप जुड़िए हमारे साथ। हमारी नोट्स को भी आपको गिव अवे दिया जा रहा है। अगर आप जल्दी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो हम लोग फिजिकल कॉपीज आपको नोट्स की भी दे रहे हैं, बाकी डिजिटल वर्जन तो आपको मिलेगा ही सर। ओके, नई बैचेस भी शुरू हो गई है हमारी। 16 फरवरी से आरंभ बैच 2024 के लिए, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8585858585। टीम PN लाइव विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। इनफैक्ट अगर आपको EMI के ऊपर तैयारी करनी है तो 0% डिस्काउंट पे भी, मतलब 0% EMI रेट के ऊपर भी आपको अवेलेबल है सर। खैर, ऑफलाइन सेंटर्स हमारे शुरू हो गए ओल्ड राजेंद्र नगर में। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर हमें आपसे मुलाकात करनी है, कैसे करेंगे। तो आपकी ये जो क्वेरी है उसका भी सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सॉल्यूशन ये है कि 22 तारीख को, यानी कि डे आफ्टर टुमारो,
आई एम कमिंग टू दी ऑफलाइन सेंटर ऑफ अन अकेडमी सर। यस एग्जैक्टली, थर्ड फ्लोर पे पूसा रोड पे है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, डिटेल्स अवेलेबल है। आप, मैं और मेरे दो साथी एजुकेटर्स, हम तीनों के तीनों प्रेजेंट होंगे आपके लिए। आपकी कोई भी क्वेरी होगी रिगार्डिंग द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन सर, ओके, मैं आपको इन पर्सन वहां पे सॉल्व करा दूंगा सर, ओके। तो ये दिल्ली के अंदर हो रहा है। आप ये कोड को स्कैन कर सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं साइड में थोड़ा खड़ा रह जाता हूं सो दैट आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन से भी लिंक को चूज करके आप जुड़िए हमारे साथ। इनफैक्ट ये सेमिनार अटेंड करिए, इट्स फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड वी वांट यू टू गेट द best of the guidance available, and that is the reason we have got a team of 3 topmost educators of Unacademy helping you out sir। खैर, तो शुरू करते हैं आज हम लोग पोस्ट गुप्ता पीरियड को और समझने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट गुप्ता पीरियड कहां से कहां शुरू हुआ सर, ठीक है। अब देखिए कि पोस्ट गुप्ता पीरियड 750 या 550 से 750 तक का पीरियड है। इस पीरियड के समय पे भारत की राज्य व्यवस्था में बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय हो चुका है सर, ठीक है। ये वो पीरियड है जहां हमको देखने को मिलता है कि 550 के अंदर जब गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, ये डिक्लाइन का परिणाम ये था कि भारत में छोटे राज्यों का उदय होने की शुरुआत हुई थी। स्मॉल स्टेट्स इमर्ज आउट ऑफ द कंट्री सर, ठीक है ना, समझे। इसमें होता क्या है कि गुप्तास के डिक्लाइन के बाद सबसे प्रोमिनेंट कोई डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है, वो थी पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति मतलब हर्षवर्धन की डायनेस्टी, जिसके बारे में आपको बहुत सारी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। पुष्यभूति थानेसर नाम की एक जगह है हरियाणा के अंदर, वहां से निकल के आई थी। ये पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर ही हमको एक कन्नौज वाले रीजन के अंदर मौखरी डायनेस्टी भी देखने को मिलती है। मौखरी बेसिकली एक ऐसी डायनेस्टी थी जो कन्नौज से रूल कर रही थी। इनफैक्ट पोस्ट गुप्ता के बाद या गुप्ता के बाद वाला जो पीरियड है उसमें भारत का इंपीरियल कैपिटल चेंज हो जाता है। इंपीरियल कैपिटल चेंज होने का मतलब यह है कि अभी तक सब कुछ मगध सेंट्रिक चल रहा था, कि राजा भी मगध से है, साम्राज्य भी मगध से है, जो पॉलिटिकल डायमेंशंस निकल के आ रहे हैं वो सब मगध से थे, पाटलिपुत्र से हो रहे थे। अब परिस्थिति ऐसी हो गई कि जो पॉलिटिकल डायमेंशंस निकल के आएंगे वो कन्नौज से आएंगे। कन्नौज की कहानी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। बंगाल के अंदर आपको गौड़ डायनेस्टी देखने को मिलती है सर, गौड़ास, ओके ना, समझे। ये जो गौड़ डायनेस्टी थी आज के बंगाल के रीजन के अंदर रूल कर रही है, एंड इनफैक्ट ये भी एक इसी पीरियड के अंदर निकल के आई। हमको ये भी देखने को मिलता है कि गुजरात के अंदर मैत्रक डायनेस्टी का डेवलपमेंट हुआ। गुजरात के अंदर हम लोग देखेंगे कि एक डायनेस्टी निकल के आती है जिसका नाम था मैत्रक डायनेस्टी, है ना। ये वल्लभी नाम के शहर से रूल करेगी। वल्लभी, अगर आपको जानकारी होगी, तो एक जैन कम बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर भी रहा है पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर। इसी पीरियड के समय पे हम लोग को यह भी देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल इंडिया के अंदर औलिकार करके एक वंश हुआ करता था, यशोधर्मन के द्वारा रूल किया हुआ, उसकी भी डायनेस्टी निकल के आएगी। और आखिर के अंदर नर्मदा नदी को क्रॉस करते हुए देखेंगे तो हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि बंगाल के नीचे, मतलब दक्कन के नीचे की तरफ हम देखेंगे तो चालुक्यन डायनेस्टी आपको मिल जाएगी। ये चालुक्यस मूलतः से वी विल सी कि वेस्टर्न चालुक्यस के रूप में थे, जिनका कैपिटल था बादामी करके एक जगह थी। बादामी इज अ प्लेस वी विल सी जो आपको कर्नाटका के अंदर मिल जाती है। साथ में लास्ट 550 से लेके 750 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड के समय पे हमको पल्लव डायनेस्टी भी मिल जाती है। पल्लव डायनेस्टी आज के तमिलनाडु वाले रीजन के अंदर थी, और खास करके कांची करके एक प्रदेश आपने सुना होगा, ये कांची में रूल करने वाली डायनेस्टी आपको मिलेगी। तो सारी भाषा में हम देखेंगे कि नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक छोटे बड़े राज्य आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट आज के आसाम के अंदर वी विल सी, आसाम वाला रीजन है, वहां पे वर्मन डायनेस्टी का उदय होता है। वर्मन डायनेस्टी हमको देखने को मिलता है कि आसाम में निकल के आई, और ये हर्षवर्धन के साथी भी हुआ करते थे। तो इस परिस्थिति में भारत की राज्य व्यवस्था 500 से लेके 750 तक के ट्रांजिशन में रहती है। आखिर के अंदर वी विल सी कि थानेसर में रहा हुआ हर्षवर्धन, थानेसर में जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी, उसने ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर दिया था अप टिल नर्मदा सर, ओके। तो 550 टू 750 वाज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। याद रखिएगा, ये मैप आपको कोई किताब में नहीं दिया हुआ है बाय द वे सर, ओके। ये मैप एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को इजी कर देना चाहिए, ग्राफिकल उनको एनालिसिस सिखा के। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस का पार्ट है सर, है ना। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लिख लीजिए, आप खुद से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद सर, ओके। पर ऐसे ग्राफिकल एनालिसिस से ही इतिहास को समझिएगा तो आपको ज्यादा ठीक लगेगा और आपको समझ में भी आएगा सर। खैर, बात आगे चलती है और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हर्षवर्धन करके राजा है, वो पावर के ऊपर है और उसकी कहानी किस तरह से है। तो टाइटल या चैप्टर का नाम है आपकी किताब में, हर्षा इन द राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स।
सो इफ यू ओपन अप द तमिलनाडु बोर्ड बुक ना, अगर आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक उठाओगे तो उसमें दिया गया है हर्ष एंड द राइज ऑफ द रीजनल किंगडम्स। हम लोग इसी की ही बात कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हर्षवर्धन का डेवलपमेंट रहा है और किस तरह से हर्षा के समय पे पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम कैसे डेवलपमेंट हो और हर्षा की लड़ाई किस किस के साथ हुई है सर, ठीक है। तो इस पीरियड के समय पे हम लोग देखने की ये भी कोशिश करेंगे कि हर्षा का कंट्रीब्यूशन क्या रहा विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, रिगार्डिंग द कल्चर एंड द आर्ट फॉर्म एज वेल सर, ओके। तो आज हमारा टॉपिक ही हर्षवर्धन है और इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे सर, ठीक है। तो क्या कहता है एनसीईआरटी, आप देखिए तमिलनाडु बोर्ड का सर, है ना, कि नॉर्थ इंडिया स्प्लिंटर्ड इनटू सेवरल वॉरियर किंगडम्स आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्तास। अभी मैंने बताया कि गुप्ता के बाद क्या हुआ सर, ठीक है। एक्सेप्टिंग द एरियाज दैट वर सबड्यूड बाय द हुन्स, हुन्स ने आके आक्रमण किया था। अगर आपको याद होगा पिछले क्लास के अंदर हमने आपको बताया था कि हुनों ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था। ये सेंट्रल एशिया से आने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जिसने आके गुप्तास को टॉपल करवा दिया था सर, ओके। तो एनसीईआरटी भी यही कह रही है तमिलनाडु बोर्ड की, ओके। ये लिख रहे हैं कि एक्सेप्टिंग द रीजनल एंटिटीज बिकेम प्रोनाउंस द इमर्जेंस ऑफ सेवरल स्मॉल स्टेट्स। इसके अंदर मैत्रक डायनेस्टी सौराष्ट्र के अंदर आती है, जो वल्लभी इनका कैपिटल हुआ करता था। आगरा एंड अवध वर इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट रूल्ड बाय द मौखारीज। मौखारीज के बारे में मैंने आपको बताया कि जो अवध में आते हैं, कन्नौज में आते हैं। The Vakatakas had recovered their position in the ascendancy in the Western Deccan। और इन सब परिस्थितियों के अंदर हमको ये देखने को मिलता है कि आज के सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया के रीजन के अंदर थानेसर वाला जो रीजन है वहां से एक डायनेस्टी निकल के आएगी जिसका नाम है पुष्यभूति डायनेस्टी, जो सतलज यमुना से लेके आज के हरियाणा में डोमिनेट कर रही है। यही पुष्यभूति डायनेस्टी के अंदर हर्षवर्धन नाम का एक राजा निकल के आएगा जो अल्टीमेटली हर्षवर्धन या पुष्यभूति डायनेस्टी की फाउंडेशन रखेगा सर, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है हर्षवर्धन को और हमें याद रखना है हर्षवर्धन की कहानी को। अब देखिए कि हर्षवर्धन राजा के रूप में कैसे है उसकी कहानी देखते हैं, पर बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हर्षवर्धन के बारे में किन किन लोगों ने बताया हमको सर, ठीक है ना, समझे। तो हर्षवर्धन के बारे में सबसे ज्यादा हमको जानकारी मिलती है वो है बाण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ एक किताब जिसका नाम है हर्षचरिता। बाण भट्ट बेसिकली एक ऑथर थे हर्षवर्धन के कोर्ट के अंदर, याद रखना सर, ओके। एंड बाण भट्ट हैड रिटन अ बुक कॉल्ड एज हर्षचरिता सर, ओके। हर्षा की चरिता, चरिता का मतलब होता है बायोग्राफी सर, ओके। जैसे प्राचीन भारत के अंदर इन एंशिएंट इंडिया सो मेनी बायोग्राफीज वर कंपाइल्ड। वन ऑफ दैट बायोग्राफी वाज वी कैन से बुद्ध चरिता सर, ओके। अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है इन एंशिएंट इंडिया and Buddha Charita is one of the finest of the books that talks about the story of Buddha. Ashwaghosh was one of the gems or one of the you can say scholars living in the court of Kanishka। कनिष्क नाम का एक राजा था, उसके कोर्ट में रहने वाले थे सर, ठीक है। दूसरा हर्षवर्धन के पीरियड में ह्यूएन सांग करके एक ऑथर आए जिन्होंने किताब लिखी थी सी यू की सर, ओके ना, समझे। सो ह्यूएन सांग बेसिकली केम टू इंडिया इन द हर्षवर्धन पीरियड, जिन्होंने सी यू की लिखा है। तो हमारे लिए हर्षवर्धन के समय पे लिटरेचर के सोर्सेज काफी अवेलेबल है सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ये एक फॉर्मल बायोग्राफी है जो एक राजा के समय की जानकारी देती है। इसके पहले भारत में इस प्रकार की बायोग्राफीज नहीं लिखी जाती थी। बुद्धा की बायोग्राफी है वो बुद्ध चरिता के रूप में है, बट उसके अलावा भारत में कोई भी ऐसे प्रकार की बायोग्राफीज नहीं मिल रही है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट था जिसके थ्रू हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई बायोग्राफी का लिखना और बायोग्राफी का निर्माण कराना ये भी एक बहुत बड़ी वी विल सी की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको मिलेगी सर, ओके। दूसरी, हर्षवर्धन के समय पे हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। ये इंस्क्रिप्शन में हर्षवर्धन के कंटेम्पररी राजा भी लिखेंगे। जैसे एक इंस्क्रिप्शन मिलता है आईहोल इंस्क्रिप्शन। ये आईहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन II के द्वारा लिखा गया है। पुलकेशिन II हर्षवर्धन का राजा था जो चालुक्यन डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा था, जिसने ये क्लेम किया है कि मैंने हर्षवर्धन को डिफीट कर दिया। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी है जो हरियाणा से थानेसर से रूल करेगी वो ग्रेजुअली कन्नौज में आ जाती है। कन्नौज कहाँ पे है, ये वाला सर, ठीक है। वो फिर पूरे नॉर्थ इंडिया को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे और नॉर्थ को जैसे जैसे इन्होंने डोमिनेट किया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोग साउथ की तरफ गए। अब साउथ में चालुक्यन डायनेस्टी का बादामी का एक राजा था पुलकेशिन II। पुलकेशिन II ने कहा कि नको हर्षवर्धन, मैं तुम्हें यहाँ पे अलाउ नहीं करूंगा। तो पुलकेशिन II और हर्षवर्धन के बीच में लड़ाई हो गई। ये लड़ाई में हर्षवर्धन हार गया, ऐसी पुलकेशिन II ने कहानी बताई है। और इसी कहानी को आईहोल इंस्क्रिप्शन में, एहोले इंस्क्रिप्शन जो कर्नाटका में आया हुआ एक मंदिर के ऊपर इसकी कहानी लिखी गई है। बाकी हर्षवर्धन की खुद की आपको देखने को मिलेगी मधुबन इंस्क्रिप्शन है, सोनेपत इंस्क्रिप्शन है, बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन है, नालंदा इंस्क्रिप्शन है, जहां कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर, ठीक है ना, समझे। अब सवाल ये आता है कि पुष्यभूति डायनेस्टी में किस तरह से हर्षवर्धन पावर के ऊपर आया और कन्नौज कैसे कैपिटल के रूप में आया। तो मैप से ही खाली समझा देता हूं आपको। पुष्यभूति के डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था?
प्रभाकर वर्धन सर, है ना। सुन लीजिए, अब देखिए मैपिंग से आपको समझाते देगा, फिर स्लाइड से आता हूं। प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी की शादी मौखरियों के साथ की थी। मौखरी, मौखरी कहां पे रूल करते थे? कन्नौज में। तो पिछले पीरियड के अंदर बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते थे ना। प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी की शादी मौखरियों के साथ की। वो जमाई का नाम था, सन इन लॉ का नाम था गृहवर्मन सर, ओके। और ये दोनों एक दूसरे के समधी बन गए थे। एक कन्नौज में रूल कर रहा था, एक थानेसर में रूल कर रहा था। कुछ समय के बाद बंगाल का एक राजा कन्नौज के ऊपर आक्रमण करता है। शशांक करके एक राजा था, शशांक गौड़ा सर, है ना, समझे। और शशांक ने आके कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया। अब कन्नौज में आक्रमण हुआ तो उसमें ये जो डॉटर थी प्रभाकर वर्धन की, उनको उठा लिया गया, किडनैप किया गया। और प्रभाकर वर्धन के जो जमाई थे उनको भी लड़ाई के अंदर मार दिया गया सर, ओके। अब इन सब की जानकारी अगर आप देखोगे प्रभाकर वर्धन को पड़ी कि हमारे जमाई और हमारी बेटी के ऊपर आक्रमण हुआ है, तो प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े बेटे, है ना, राज्यवर्धन को भेजा। राज्यवर्धन वाज सेंट टू डिफीट द किंग शशांक ऑफ गौड़ा, जिसने कन्नौज के ऊपर आक्रमण कर दिया था। राज्यवर्धन सेना की तामझाम लेके पहुंच गए कन्नौज के ऊपर आक्रमण करने के लिए। अब शशांक सब तैयारी करके बैठा हुआ था। शशांक हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आर्ट कि भाई कैसे लड़ाई करनी है, किस तरह से करना है, हाउ टू फाइट, है ना। एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बाय शशांक। और इन सब की परिस्थिति में, बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्राइसिस दैट इमर्ज, शशांक बेसिकली प्रभाकर वर्धन के जो लड़के थे जिन्होंने आक्रमण किया था रिवर्ट में, राज्यवर्धन, उसको मार देते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए कि परिवार में मातम समा जाता है कि जमाई की मृत्यु हो चुकी है, बड़े बेटे की मृत्यु हो चुकी है, और आपकी जो बेटी है वो किसी दुश्मन के हाथों आ गई है और उसने किडनैप करके रखा है। तब 16 साल की उम्र थी हर्षवर्धन की, और हर्षवर्धन को अपने फादर के द्वारा ये एक आदेश मिलता है। उनको उसके ऊपर ये समझ में आ गया कि मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने परिवार की आन बान और शान बनाने के लिए। और इसी में ही हर्षवर्धन डिसाइड करते हैं कि ही विल बी अटैकिंग ओवर कन्नौज। सो एट द एज ऑफ 16, है ना, हार्डली 16-17 साल की उम्र थी, है ना, समझे। और वो कहते हैं कि पापा का, दादा का, भाई का, बहन का, जीजा जी का, सबका बदला लेगा तेरा हर्षवर्धन। तो हर्षा विल बी डिसाइडिंग कि नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू अटैक ओवर कन्नौज, because Kannauj has been captured by a king who is an outsider king and they have captured my family members। और इस तरह से हर्षवर्धन थानेसर से सेना लेके कन्नौज में पहुंचे। वो पहुंचने के बाद उन्होंने शशांक को वहां से भगाया और कन्नौज में अपनी बहन को वहां से छुड़वाया। खैर उनकी बहन बाय दैट टाइम, उनके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है, अकेली पड़ गई थी। हर्षा ने उनको आश्रय दिया और वहां से ही शुरू होता है थानेसर में रहने वाले पुष्यभूति डायनेस्टी के एक राजा के संतान जिनका नाम था हर्षवर्धन। वो पहुंच गए हैं कन्नौज और कह रहे हैं कि अब मैं कन्नौज का महाराजा हूं, मैं यहाँ का सकल उत्तरोपथेश्वर बनने की कोशिश करूंगा। अब मैं कन्नौज तक अपना साम्राज्य नहीं सीमित रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं खाली कन्नौज तक सीमित रहा तो भविष्य के अंदर कोई और राजा आके हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। इसी की प्रक्रिया के तहत और इसी के ही कंटिन्यूएशन में वी विल कम टू नो कि हर्षवर्धन डिसाइड करता है कि नॉर्थ इंडिया के ऊपर अपना पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, और वहां से ही शुरू होगा हर्षवर्धन का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। तो हर्षा की कहानी यह है कि हर्षा 606 के अंदर पावर के ऊपर आया, एंड 606 से लेके 647 तक ही विल बी रूलिंग एज अ पर्सनालिटी जिसकी कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा आता है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। और समुद्रगुप्त के ऊपर जिस तरह से उसने साम्राज्य बनाया था वैसे ही हर्ष रिपीट करने की कोशिश करेगा। हर्षवर्धन के समय पे पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए, हर्षवर्धन के समय पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी हुए, हर्षवर्धन के समय पे इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए, और हर्षवर्धन के समय पे कल्चरल चेंजेस भी हुए। तो हम बेसिकली हर्षा को ये 5 क्राइटेरिया के ऊपर समझेंगे, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है सर, ठीक है। तो पुष्यभूति जो थानेसर से रूल कर रहे थे इस पीरियड के अंदर, वो गुप्ता के अंडर में आते थे। वो गुप्ता के एक मिलिट्री जनरल हुआ करते थे, पर होता क्या है कि उनको फ्रीडम मिल जाती है गुप्ता के डिक्लाइन के बाद। प्रभाकर वर्धन करके एक राजा आते हैं जिन्होंने पुष्यभूति बेसिकली वी विल सी की जो डायनेस्टी थी उसकी नींव आगे रखी। और प्रभाकर वर्धन ने ही घुड़ों के साथ और गुर्जरों के साथ भी लड़ाई किया जो वेस्ट इंडिया से अटैक कर रहे थे। इन्होंने अपनी बेटी राजश्री की शादी करवा दी मौखरी डायनेस्टी के राजा ग्रहवर्मन के साथ, जो कन्नौज के रूलर हुआ करते थे। कन्नौज को कनकपूज के रूप में भी पहचानते हैं, उसको अलग अलग नाम से भी हम लोग पहचानते हैं सर, है ना। तो इस
बेसिस के रूप में प्रभाकर वर्धन का सपना यह था कि वो अपने मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके अपना साम्राज्य बनाएंगे। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के सबसे बड़े बेटे थे और उन्होंने उतनी पूरी गद्दी संभाली। इस पीरियड के समय पे शशांक नामक जो बंगाल का राजा था उसने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया। राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो गई और ग्रहवर्धन की भी मृत्यु हो गई, ग्रहवर्मन की भी मृत्यु हो गई। इन सब की परिस्थितियों में सबसे यंगेस्ट ब्रदर जो 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन थे वो थानेसर के राजा बने। उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि अपने साम्राज्य को बचाए रखना, अपनी बहन को बचाए रखना, अपने जीजाजी की मौत का बदला लेना और अपने बड़े भाई की भी जो हत्या की गई थी उसकी भी बदला लेना। इन परिस्थिति में हर्षवर्धन ने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के अंदर अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश किया और उन्होंने ही अपने कैपिटल को थानेसर से कन्नौज में शिफ्ट कर दिया और इस तरह से कन्नौज एक ऐसी जगह के ऊपर उभर के आया जो अगले 600 साल तक भारत का इंपीरियल कैपिटल के रूप में रहेगा। याद रखना कि कन्नौज बिकेम द इंपीरियल कैपिटल ऑफ इंडिया। कन्नौज बिकेम द इंपीरियल कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम 600 टू 1200। 600 से लेके 1200 तक की जो पीरियड है उसमें भारतीय इतिहास में कन्नौज की इंपॉर्टेंस बहुत है। कभी बाद में बात करेंगे पाटलिपुत्र कन्नौज की कहानी में कि कैसे पाटलिपुत्र से कन्नौज, पाटलिपुत्र से कन्नौज, कन्नौज से कैसे दिल्ली की तरफ भारत की राज्य व्यवस्था बढ़ी है और किस तरह से अलग अलग प्रकार के कैपिटल्स का निर्माण भी किया गया है। खैर बात आगे चलती है। इस तरह से हर्षवर्धन अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं और नॉर्थ इंडिया के जितने भी इनफैक्ट रूलर्स थे वो सब हर्ष को स्वीकारने की शुरुआत करेंगे सर, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन हमको ये देखने को मिलता है कि द मैग्नेट्स ऑफ कन्नौज, बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार, वो हर्षा को बुलाते हैं। पोनी करके एक मिनिस्टर हुआ करते थे। इवेंचुअली वी विल सी कि हर्षा स्वीकारते हैं राजा बनने के रूप में। एक बोधिसत्व हुआ करते थे जिसका नाम है अलोकेतेश्वर। अलोकेतेश्वर की सलाह के ऊपर वी विल सी कि हर्षवर्धन डिसाइड करता है कि भाई चलो मैं राजा बनता हूं सर, ठीक है ना, समझे। और वो अपने आप को कहते हैं कि मैं राजपुत्र हूं। हर्षवर्धन अपने आप को टाइटल कहते हैं कि मैं शीला आदित्य भी हूं सर, ठीक है ना, समझे। तो ये दोनों के दोनों टाइटल्स हम लोग को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाने चाहिए। कन्नौज अल्टीमेटली थानेसर और कन्नौज के बीच में एक जो दूरी थी वो खत्म हो जाती है और हर्षवर्धन ने ही अपना कैपिटल कन्नौज में शिफ्ट कर दिया सर, ठीक है। अब बात ये आती है कि हर्षवर्धन एक राजा के रूप में क्या करेगा। अब आप समझने की कोशिश करिए कि हर्षवर्धन ने अपने कैपिटल को शिफ्ट तो कर दिया है, ही हैज शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज सर, ओके। अब वो कन्नौज का नरेश बन चुका है। अब सवाल यह है कि अगर हर्षवर्धन को कन्नौज के ऊपर अपना शासन बना के रखना है तो आजू बाजू के किंगडम्स के ऊपर अपना डोमिनेशन बनाना बहुत जरूरी है सर, ओके। टिल द टाइम यू डू नॉट एस्टैब्लिश योर इंपीरियल कमांड ओवर योर नेबरिंग स्टेट, दे विल कीप ऑन अटैकिंग यू। सत्ता का एक नियम है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, सत्ता दिखानी पड़ती है। पावर शुड बी शोन, इट शुड बी पोर्ट्रेड, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर पॉलिसीज एंड द एक्शंस दैट यू मेक। सत्ता नहीं दिखाओगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको दबा देगा। याद रखना, मत्स्य न्याय का सिद्धांत है, ये जीवन के अंदर भी पालन रखने की आवश्यकता है। जिन जिन लोगों ने मत्स्य न्याय के सिद्धांत आधारित जीवन जिया है वो जीवन में बहुत आगे गए हैं। जो लोग एकदम कमजोर रूप से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, हमेशा याद रखेगा कि उनकी बड़ी मछली उनको खा जाएगी। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। हर्षवर्धन को यह चीज पता थी कि शशांक ने एक बार क्या किया था। हर्षा प्लान करते हैं कि अब मैं पूरे नॉर्थ इंडिया को जीतूंगा, एक एक करके मेरा डोमिनेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश करूंगा। और इस बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि हर्षवर्धन ने 606 के अंदर अपने पावर को एस्टैब्लिश किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी सिस्टर राजश्री, जो उस टाइम पे पहाड़ों में चली गई थी क्योंकि उनको बचाने के लिए हर्षवर्धन आए थे, उनको बेसिकली हर्षवर्धन अब ढूंढ के लेके आएंगे। और उन्होंने देखा कि मेरी बहन को किसने परेशान किया था। उस पीरियड के अंदर हमको देखने को मिलता है कि एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था देवगुप्त। एक्चुअली देवगुप्त और शशांक ये दोनों ने मिलकर कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया था। जब ग्रहवर्मन के ऊपर आक्रमण हुआ उसमें देवगुप्त का भी योगदान था। और देवगुप्त बहुत ही परेशान कर रहा था राजश्री को। ऑब्वियस था कि उनके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है। किस एंगल से मैं बात कर रहा हूं आपको समझ में आ ही गया होगा सर, ओके। हर्षवर्धन डिसाइड करता है कि हमारी बहन को छेड़ने का किसी के पास अधिकार नहीं है, वो चाहे राजा हो या नौकर हो, मैं उड़ा दूंगा उसको सर, है ना। और इन परिस्थितियों के अंदर हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे हर्षवर्धन पहाड़ों में चलते हैं, वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करते हैं और देवगुप्त जो था उसको खत्म किया जाता है। हर्षवर्धन ने ही अपनी बहन राजश्री को समझाया कि देखो बहना, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, अबे जीवन में आगे चलना है सर, ओके। इन परिस्थिति में उनको कन्नौज में लेके आते हैं और राजश्री अल्टीमेटली बुद्धिज्म की तरफ जाती है और इसी बेसिस के रूप में हर्षवर्धन भी बुद्धिज्म में जाएगा। हर्षा की मिलिट्री कैंपेन्स का सबसे पहला ये
डोमिनेशन था, जब वो कन्नौज को कंसोलिडेट करते, अपनी बहन को बचाते हैं, साथों साथ कन्नौज के जो पुराने इनफेक्ट है ना जिन्होंने आक्रमण किया था उनको भी खत्म करेंगी, कोशिश करेंगे सर। ओके, तो इस बेसिस के रूप में हमें ये देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन ने बाकी सारे राजाओं को एक एक करके भेजना शुरू किया और कहा कि सरेंडर हो जाओ, वरना इतने गोले मारेंगे, इतने गोले मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएंगे। हजरात हजरात हजरात, कहा गया कि आइदर यू सरेंडर और बी प्रिपेयर्ड इन अ बैटल, आप सरेंडर कर दो वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और ये पूरी की पूरी कहानी हर्षवर्धन ने एक एक करके राजाओं को भेजी। सबसे पहले भेजा गया लपेटे में शशांक, वही शशांक जिसने कन्नौज पे आक्रमण किया था, वही शशांक जिसके कारण उनकी बहन राजश्री विधवा हो गई थी। कहा जाता है कि बेटा तुम्हारा भी नंबर लगेगा। गुजरात के राजा मैत्रकों को भी कहा गया था है कि भाई देखो, हर्षवर्धन मालवा से लेके गुजरात वाला रास्ता अपने लिए करना चाहता है, अगर तुम यहाँ पे सरेंडर नहीं करोगे तो तुम्हारी भी सर्विस की जाएगी। गुजरात का ही साउदर्न पोर्शन, भरूच वाला रीजन जहां पे गुर्जर डायनेस्टी के राजा रहते थे, उनको भी मैसेज भेज दिया गया कि औकात में रहना वरना हर्ष आ रहा है। इन परिस्थितियों में हर्षवर्धन ने नॉर्थ इंडिया के साथ साथ दक्खन के राजाओं को भी अल्टीमेटम भेजा और चालुक्य के राजा पुलकेशिन को कहा जाता है कि आज नहीं तो कल विंध्या और नर्मदा क्रॉस कर हर्षवर्धन नीचे आएगा, फिर बोलना मत कि हर्षवर्धन क्या करके गया है सर। ओके, साथों साथ सिंध, नेपाल और कश्मीर, मगध और बाकी उड़ीसा के आजू बाजू के जो राजा है, इनको भी अल्टीमेटम भेजा जाता है कि हर्षवर्धन की सोवरेनिटी को स्वीकार लो वरना लड़ने के लिए तैयार रहना, फिर कहना मत कि हर्षवर्धन आ गया है। इन सब परिस्थितियों में हर्षवर्धन ने अपने मिलिट्री कैंपेन्स डोमिनेट करने शुरू किए और यहां से ही हमको देखने को आता है कि सबसे पहला उनका जो गोल था वो था शशांक के ऊपर आक्रमण करना। अब शशांक के ऊपर क्यों आक्रमण करना था मैंने आपको बता दिया। शशांक मूलतः से बंगाल के राजा थे जिन्होंने गृहवर्मन के ऊपर आक्रमण करके कन्नौज पे को जो गद्दी थी उसको उठला दिया था। ऑब्वियस था, हर्षवर्धन की बहन इसके कारण विधवा हुई थी, हर्षा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। यहां से ही हमको देखने को मिलता है कि शशांक को हराने के लिए हर्षवर्धन ने उस पीरियड में एक अलायंस की और ये अलायंस किसी और के साथ नहीं, बंगाल के एक नेबरिंग स्टेट के साथ की जाती है। हर्षा को पता था कि शशांक भाग भाग के कहां जा गया, बंगाल से नीचे की तरफ जाएगा उड़ीसा, वहां का राजा तो पहले से ही सरेंडर करने के लिए तैयार है। बंगाल से ऊपर की तरफ आएगा तो कन्नौज आएगा, तो वहां पे तो मैं खड़ा हुआ हूँ। जा सकता है वो ईस्ट की तरफ, वहां पे जाएगा तो मैं ईस्ट इंडिया मतलब आज के आसाम वाले रीजन में अगर शशांक भागता भी है तो आसाम के राजा को मेरा साथी बना देता हूँ। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। हर्षा ने यही चीज का आधार बनाया है और इसी आधार के ऊपर उसने कामरूप के राजा जो थे, क्रामयुग के राजा उस पीरियड में वर्मन डायनेस्टी के राजा थे, भास्कर वर्मन करके, उनके साथ अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश किए। अब कामरूप को एक और नाम से भी पहचानते थे, याद रखेगा, इसको कहते थे प्रगिस्टोइस्ता, है ना, समझे। तो प्रगियोतिशा, सॉरी, तो इट इज कॉल्ड एज प्रग्योतिशा। प्रग्योतिशा के नाम से आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रदेश, बट इसी वजह के रूप में हर्षवर्धन ने शशांक को हराया होगा सर। ओके, ग्रेजुअली मगध से लेके, गौड़ से लेके, ओदरा से लेके कोंगड़ा वाले रीजन अगर आप समझने की कोशिश करिए तो शशांक के मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने उनको सब्जुगेट कर दिया। इसी बेसिस के रूप में हमको देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन ने पहले ईस्टर्न इंडिया में अपना होल्ड एस्टेब्लिश किया। कौन सा ईस्टर्न इंडिया, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो रीजन था यहाँ पे हर्षवर्धन अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करता है and he was able to dominate in these regions by sending his army, by making alliance with the rulers of Magad and also concluding the domination over the regions of central India as well sir। ठीक है, अब हर्षवर्धन पहले ईस्ट जीत चुका है उसके डेवलपमेंट के अंदर, अब हर्षा का ध्यान पड़ता है गुजरात में। अब गुजरात के राजाओं के साथ उसकी लड़ाई क्यों थी सर, आप समझिए कि गुजरात भी गुप्ताओं का ही एक प्रदेश था। जैसे हर्षवर्धन के जो राजा थे या उनके फादर जहां से बिलोंग करते थे वो भी गुप्ता डायनेस्टी में ही आता था, पर गुप्ता के डिक्लाइन के बाद लोकल गवर्नर्स अपने आप को फ्री कर देते हैं। ये हर जगह की कहानी आपको इतिहास में मिलेगी। जब जब एक मजबूत शक्तिशाली राजा का मृत्यु होगा तो दूसरा राजा जो उसका छोटा राजा है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करेगा। ये इतिहास के नियमों के अंदर लिखा गया है, जहां हम लोग इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में भी पहचानते हैं। हर्षा जब पावर के ऊपर आया तो उसने देखा कि गुप्ता में उसी के जैसा एक सामंती राजा पावर के ऊपर है, मैत्रक वंश से। ये मैत्रकों के साथ हर्षवर्धन के रिलेशन समझ में आ गए थे कि इनको सब्जुगेट करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि गुजरात अगर सब्जुगेट नहीं किया तो मध्य प्रदेश जहां से आज का मालवा है वहां पे भी हर्षवर्धन का डोमिनेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। गुजरात सब्जुगेट नहीं किया तो भविष्य में जब साउथ इंडिया में जाओगे, दक्कन के अंदर जाओगे, तो दक्कन में भी अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करना है, वो भी वाया गुजरात ही हो सकता है। हर्षा को ये चीज बहुत क्लियर कट पता थी। हर्षा न्यू दिस थिंग्स वेरी क्लियर कट एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन हर्षा डिसाइडेड कि भाई ये कैसे भी करके मुझे इन्हें टेक ऑन करना है। ये कैसे करूंगा, तो इसका एक ही रास्ता हो सकता है, दैट इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ द गुजरात। अब गुजरात में मैत्रक डायनेस्टी के राजा, ये लोगों ने मालवा के ऊपर अपना होल्ड बना के रखा है। गुजरात की इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी हर्षवर्धन के लिए। आप देखिए चंद्रगुप्त टू इतने बड़े विक्रमादित्य क्यों बने, पिछले क्लासेस के अंदर हमने गुप्ता डायनेस्टी के राजाओं के बारे में पढ़ाया था। चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य बनते उसके पीछे का कारण एक था गुजरात। क्योंकि गुजरात जितना खाली एक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पायर बिल्डिंग का कनेक्शन का पार्ट नहीं है, गुजरात जीतने का मतलब भी यह है कि राजा की रेवेन्यू सिस्टम अब पूरी तरह से बदल जाएगी। नाउ द किंग विल बी एबल टू गेट गुड इंसेंटिव्स इन द रेवेन्यू बिकॉज द किंग विल बी गेटिंग अ सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम गुजरात। आप सामान्य रूप से देखोगे तो राइट फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया, राइट फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन, गुजरात यूज्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। तो राजाओं को ये चीज पता है कि गुजरात जीतेंगे तो यहां से रेवेन्यू भी बढ़ेगी, स्ट्रेटेजिक होल्ड भी बढ़ेगा, पूरी ट्रेड एंड कॉमर्स की जो लिंकेज है, जो धरी है, वो भी एस्टेब्लिश होगी। तो इन परिस्थिति में जब हम लोग हर्षा को देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू सी द केस ऑफ हर्षा, हर्षा डिसाइड करता है कि मैं मैत्रकों के साथ भी लड़ाई करूंगा। अब मैत्रकों के साथ लड़ाई तो करनी है। क्यों लड़ाई करनी है? क्योंकि मैत्रकों को अपने अंदर सब्जुगेट करना है। मैत्रक छोड़ने वाले थे नहीं अपने विस्तार को। हर्षा ने इनके सामने लड़ाई की। लड़ाई करते करते इनकी बहादुरी देख ली। बोले यार गजब के योद्धा लोग हैं। ध्रुवसेन करके एक राजा था उस पीरियड में तात्कालिक, जो हर्षा के सामने पड़ गया था, नड़ गया था। बोले तुम मेरा साम्राज्य ले लो, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। इन सब परिस्थिति में हर्षा ने इसकी बहादुरी देखी। ध्रुवसेन जो हारा हुआ राजा था हर्षवर्धन के हाथों, जब इनके बीच में युद्ध हुआ, उसके बावजूद भी हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन के साथ अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक रिश्ता बढ़ाया। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, है ना। हाँ मैं बाजीगर, आजकल गाना बहुत चल रहा है सोशल मीडिया की रील्स के ऊपर, है ना। ये बाजीगर लोग वही लोग थे जो हारी हुई बाजी भी जीत जाते हैं। बाजी जीतने वाले लोग था। ध्रुवसेन जो मैत्रक डायनेस्टी से राजा है, वल्लभी नाम की जगह से, उसने हर्षवर्धन की सामने जब लड़ाई की तो उनका पराजय हो गया। बट इन स्पाइट ऑफ द डिफीट, हर्षा डिसाइडेड टू हैव द मैरिज ऑफ हिज डॉटर विथ ध्रुवसेन और ध्रुव भट्टा। हर्षा का मानना था कि मैं अगर पूरी जिंदगी गुजरात को सब्जुगेट करने में लगाऊंगा तो बाकी सारे विस्तार में कब जाऊंगा। इफ द होल लाइफ इफ विल ट्राई टू डोमिनेट ओवर द रीजन्स ऑफ गुजरात, और मेरी एनर्जी वहां चली जाएगी, तो देखो ये डिप्लोमेसी का भी एक पार्ट है। आपको पता है कि आप अपनी पूरे जीवन भर की एनर्जी एक विशेष राजा के ऊपर नहीं लगा सकते, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि भाई उसके साथ आप अलाइज के रूप में डिप्लोमेटिक ट्रीटीज कर दो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। और वही चीज हर्षा ने भी की है यहाँ पे। इस तरह से हर्षवर्धन जो है वो ग्रेजुअली नॉर्थ इंडिया से बढ़ते बढ़ते अब साउथ इंडिया की तरफ आ गया। साउथ इंडिया के ऊपर आने का मतलब है कि पहले तो विंध्यास को क्रॉस करो, और विंध्यास को क्रॉस करते करते नर्मदा नदी के रास्ते आ जाओ। ये नर्मदा है अपना सर, ओके। अब सवाल यह है कि अगर आप नर्मदा को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पुलकेशिन II करके एक राजा है चालुक्य डायनेस्टी का। ये हर्षा का कंटेम्पररी हुआ करता था। बादामी नाम की जगह से ये लोग रूल करते थे। बादामी, या दूसरा भी इनका एक जगह था, उसका नाम था एहोल। एहोल यूज्ड टू बी द टेंपल टाउन इन कर्नाटका सर, ओके। एक और जगह है, बादामी को दूसरे नाम से भी पहचानते हैं, इट इज कॉल्ड एज वाटापी एज वेल, है ना, नाम याद रखेगा। और तीसरा अगर आप नाम देखोगे तो आपको पत्तडकल देखने को मिलेगा। पत्तडकल इज ऑल्सो अ कल्चरल प्लेस रिलेटेड टू द पुलकेशिन सर, है ना, समझे। तो ऐसे 3-4 जगह है, आपको एक आइडिया रहना चाहिए। खैर, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट ऑफ हर्षा एंड द स्टोरी ऑफ हर्षवर्धन, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज कि हर्षा विल बी गोइंग डाउन। Pulkeshin was like, are you comedy me, my friend? You are coming in my area and trying to dominate me. हाँ रशियन हो गया नहीं थोड़ा। खैर, इटालियन एक्सचेंज है ना, क्या कहते हैं एक्सेंट, रशियन इटालियन ऐसा सब बोलता है ना सर, ओके। कि भाई तुम नॉर्थ इंडिया से आके तुम मेरी जमीन में मुझे हराने आ रहे हो। देखता हूँ, है ना, कर देते हैं 2-2 हाथ सर, ओके। तो हर्षा की नॉर्थ इंडिया के ऊपर पहले कुछ सालों में डोमिनेशन एस्टेब्लिश हुई। गुजरात के राजाओं के साथ उसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए,
क्योंकि उसको पता था कि पूरी जिंदगी इनके साथ मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मेरी एनर्जी चली जाएगी। तो जिनके साथ लड़ो नहीं उनको साथी बना दो, है ना। ये लॉज ऑफ पावर का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। फंडामेंटल लॉस जिसके थ्रू पावर को आप मोल्ड कर सकते हो, उसका एक बहुत बड़ा सिद्धांत ये है कि जिनके साथ आप लड़ नहीं सकते या जहां पे आपको लग रहा है कि लड़ना व्यर्थ है लॉन्ग टाइम तक, उनको अपना बेस्ट अलाई बना दो। वो अपनी जीवन न्यौछावर कर देंगे आपके लिए, आपके समर्पित रहेंगे। और यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जब हम लोग हर्षा की बात करते हैं सर, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में वी विल कम टू नो कि यहाँ हर्षवर्धन ग्रेजुअली साउथ की तरफ जाता है, और वो साउथ में जैसे ही जाने की कोशिश करेगा दक्कन की तरफ, तो चालुक्य का राजा पुलकेशिन टू कह रहा है कि बेटा आ तो जाओ, है ना, बुलाते हैं पर जाने का नहीं सर। दक्कन में अच्छे अच्छे उत्तर भारत के राजा गए तो थे, बट हमको ये देखने को मिलता है कि वो पूरी तरह से उसको कंसोलिडेट नहीं पाए। आप देखिए कि एक्सेप्ट द ब्रिटिश, आपको ये देखने को मिलेगा कि थ्रू आउट दिस हिस्ट्री द रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया डायनेस्टी हैज नॉट बीन एबल टू डोमिनेट देयर होल्ड इन दक्कन। क्यों नहीं? क्योंकि वहां की परिस्थिति अलग है। पुलकेशिन टू और हर्षवर्धन के बीच में इनफैक्ट लड़ाई होती है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें हर्षवर्धन को मार पड़ गई। और इसी बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि पुलकेशिन टू अपने आप को टाइटल देता है परमेश्वर का सर, ओके ना, समझे। तो पुलकेशिन की एक इंस्क्रिप्शन है सर, ओके ना, समझे। ये इंस्क्रिप्शन वटापी में भी है, एक इंस्क्रिप्शन आईहोल में भी है। आईहोल अगर आपको मैंने बताया था कि ये इनका टेंपल टाउन के रूप में था, ये ऐहोल के अंदर एक इंस्क्रिप्शन है जिसके अंदर रवि कीर्ति नाम के एक जैन पोएट ने इसके बारे में लिखा है। किसने लिखा है? रवि कीर्ति नामक एक जैन पोएट ने। ये रवि कीर्ति ने बताया है कि यहाँ ऐहोल नाम की जगह में, यहाँ ऐहोल नाम की जगह के अंदर पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को डिफीट किया था। मतलब ये पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है कि नर्मदा नदी की कहानी है, नर्मदा नदी पे इनके बीच में बैटल्स हुई थी। सो द बैटल हैड फॉट एट द रिवर बैंक्स ऑफ नर्मदा, है ना। पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को नर्मदा पे रोक दिया था, और इसकी कहानी को ऐहोल टेम्पल के अंदर ये लिखा गया है सर, ठीक है ना, समझे। तो इसी बेसिस के रूप में हर्षवर्धन के लिए कहा जाता है कि हर्षवर्धन का पतन हुआ, उसका पराजय हुआ। आज के नॉर्थ इंडिया में इतने सारे रीजन्स को उसने डोमिनेट किया था, एंड इसी बेसिस के रूप में हमको ये देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन का डोमिनेशन आज के पंजाब से लेके उत्तर भारत तक था। वो समुद्रगुप्त या गुप्ता डायनेस्टी के जैसे बड़ा एम्पायर नहीं बना पाए, बट ही सीन एज द लास्ट इंपीरियल किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत के सबसे बड़ा आखिर का कोई राजा जिसने साम्राज्य बनाने की हिम्मत की हो या साम्राज्य बनाया हो, तो उनमें से हर्षवर्धन को हम कभी टाल नहीं सकते। We cannot reject the role of Harsha as well, sir. खैर, तो हर्षा ने 41 इयर्स तक रूल किया। उसके नीचे बहुत सारे छोटे राजा आते थे, क्योंकि हर्षवर्धन को पता था कि डायरेक्ट रूल करना पॉसिबल नहीं है, तो हर्षवर्धन इनडायरेक्ट रूल सामंतों की मदद से किया करता था। हर्षा के समय पे आसाम, बंगाल, बिहार, कन्नौज, उड़ीसा, पंजाब, कश्मीर और नेपाल के राजा भी उनके कंट्रोल में थे। रियलिटी ये है कि डायरेक्ट कंट्रोल बहुत लिमिटेड एरिया में था। इनडायरेक्ट कंट्रोल से ही हर्षा ने अपना साम्राज्य बना है, और कहानी यह है कि हर्षा के मृत्यु के बाद ये जो बचा कुचा साम्राज्य था वो भी टूट जाता है। इसी बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि हर्षा की जो एंड है वो होनी शुरू हुई। अब सवाल ये था कि हर्षा की पॉलिटिकल हिस्ट्री तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे इसने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए हैं, कैसे अलग अलग विस्तारों पे अपना होल्ड बनाया। अब बात आगे चलती है कि हर्षा एक राजा के रूप में किस तरह से कार्य कर रहा है। एज अ किंग हर्षवर्धन की स्टोरी क्या है, इसके चाइना के साथ किस प्रकार के रिलेशंस रहे हैं, ह्यूएन सांग इसके बारे में क्या लिखने की कोशिश करता है, हर्षा की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी रही है, और हर्षा की कल्चरल पॉलिसी भी कैसी रही है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब याद रखेगा कि हर्षा वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट किंग्स टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद चाइना एट दैट टाइम सर, ओके। क्योंकि हर्षा तक आते आते बहुत बड़ी मात्रा में बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स भारत में आने की शुरुआत कर देते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पाटलिपुत्र, मगध, राजगीर, नालंदा, गया, है ना, लुम्बिनी, कपिलावस्तु, ये सब जगहों के अंदर ये लोग ट्रैवल करने के लिए आते थे। काहे के लिए? क्योंकि ये सब होली प्लेसेस है जो बुद्धिज्म के साथ जुड़ी हुई है, बुद्धा के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। सो गुड नंबर ऑफ ट्रैवलर्स एंड यूज्ड टू कम टुवर्ड्स इंडिया। दूसरा, चाइना में भी इस पीरियड में बुद्धिज्म बहुत ग्रो हो रहा था, बिकॉज बुद्धिज्म वाज ग्रोइंग इन चाइना इन दैट टाइम एज वेल। दिस ऑल्सो क्रिएटेड द बेसिस where number of we will come to know ki the foreign travelers will be coming towards India, and Harsha will be establishing diplomatic relations with China as well, sir, okay.
तो यहां से हमको समझ में आता है कि हर्षा एक इंटरनेशनलिस्ट राजा के रूप में भी था सर। ओके, तो चीन के साथ अच्छे रिलेशंस, टैंग एम्परर करके एक एम्परर हुआ करते थे, उसमें ताइसुंग करके एक राजा थे, इन्होंने हर्षा के कोर्ट में एक एम्बेसी भेजी थी। ये एम्बेसी मल्टीपल टाइम्स भेजी जाती है सर, ठीक है ना, समझे। तो ऐसा कहा जाता है कि 643 और 647 के अंदर एक एम्बेसी को भेजा गया था, वैंग जुआंग्स नाम था बाय द वे उनका सर, ठीक है। और कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि जब सेकंड टाइम पे जो एम्बेसडर को हर्षा के कोर्ट में भेजा गया तो उनको पता चला कि हर्षा की मृत्यु हो चुकी है, 647 में हर्षा पास्ड अवे सर, ठीक है। इन सब परिस्थिति के अंदर वैंग जुआंग्स को यह भी समझ में आ रहा था कि हर्षा की जगह एक कोई बेकार राजा हर्षा की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है और कन्नौज के ऊपर बैठा हुआ है। वो ना कन्नौज को संभाल पा रहे हैं ना ही कन्नौज की प्रजा को। राजा के लिए सबसे बड़ा राजधर्म ये होता है कि उसकी प्रजा सुखी तो राजा सुखी, सिंपल चीजें है सर। ओके, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, ये कौटिल्य सालों से पहले लिख के गए थे और ये चीज हमको राइट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड ये शास्त्रों के अंदर भी इनडायरेक्टली हमको मिल जाती है, खास करके धर्मशास्त्र की बात करेंगे। यहाँ एक राजा पावर के ऊपर बैठा है जो देख रहा है, उसका नाम अर्जुन लिखा गया है या अर्जुन के रूप में इसको कहते हैं। ये जो अर्जुन करके जो शासक हुआ करते थे, इनके बारे में ऐसा कहते हैं कि कन्नौज की प्रजा इनको पसंद नहीं करती थी। तो चाइनीज एम्बेसडर जो थे जिनका नाम था वैंग जुआंग्स, वो देख रहे हैं कि हर्षा की वजह कोई और यहाँ पे बैठा हुआ है जिसको प्रजा भी धिक्कार कर रही है, हम भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और इसी बेसिस के रूप में उन्होंने प्लान किया कि ये जो हर्षा की जगह बहरूपी आके बैठा हुआ उसको हटाते हैं सर, ठीक है। इस तरह से चाइना के एम्बेसडर ने नेपाल से, आसाम से, बाकी सारे एरिया से एक पूरी सेना क्रिएट की और सेना क्रिएट करने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको देखने को मिलता है कि अर्जुन करके एक राजा थे, उनको उठा दिया। हर्षवर्धन के बाद राजा थे, उनको उठा के प्रिजनर बना के लेके गए सर, ठीक है। सो लेटर द किंग हु हैड असर्व्ड द थ्रोन वाज टेकन टू चाइना एज अ प्रिजनर सर। ओके, आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो राजा हर्षा की जगह बैठा हुआ था असर पर, जिसने सत्ता हथिया ली थी हर्षवर्धन के हाथों से उनकी मृत्यु के बाद, तो उनको उठा के चाइना लेके चले गए सर, है ना। तो ये भी कहानी आपको इसके अंदर से मिल जाती है और इसी बेसिस के रूप में हम लोग हर्षा की पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ रहा है कि हर्षा के मृत्यु के बाद पोस्ट हर्षा क्या क्या घटना हुई। अब देखिए कि हर्षा के बारे में हमें 5-6 चीजें पता होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, विथ रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी, कल्चरल थिंग्स एज वेल सर। ओके, अब थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं कि हर्षा की एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी सर, है ना, समझे। और इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि हर्षा किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम चलाता है। तो एक हिस्टोरियन है जिसका नाम है बर्टन स्टीन, इन्होंने वी विल फाइंड कि डिसेंट्रलाइजेशन की कहानी को सबसे ज्यादा चलाया है। इनका मानना है कि गुप्ता डायनेस्टी के समय पे भी कोई सेंट्रलाइज स्टेट नहीं था और इसी के कारण भारत की पॉलिटी कैसी रही है, सेगमेंटरी पॉलिटी रही है। सेगमेंटरी पॉलिटी का मतलब है कि भारत के अंदर जो रजवाड़े हैं वो छोटे 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 सेगमेंट्स में बटे हुए हैं सर। ओके, इसको सेगमेंटरी पॉलिटी का पार्ट कहते हैं। ये जो छोटे छोटे रजवाड़े अलग अलग भागों के अंदर बटे हुए हैं वो गुप्ता और गुप्ता के बाद के पीरियड के अंदर आपको बहुत देखने को मिलता है। इसमें एक राजा और उसके नीचे बहुत छोटे राजा, उसके नीचे और छोटे राजा और छोटे राजा, इस तरह से पॉलिटिकल हायरार्की क्रिएट की गई है। इसको फ्यूडलिज्म कहते हैं, सामंत और महासामंतों की प्रक्रिया। इसको आगे की क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां से ही फिर अर्ली मिडिवल इंडिया की तरफ भी हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। तो इन परिस्थिति में इनका यह मानना है कि गैंगेटिक प्लेन में पाटलिपुत्र, मथुरा, कन्नौज वाले रीजन में एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी और वी विल फाइंड कि बाकी सारे एरिया में डिसेंट्रलाइजेशन था। इसी बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि हर्षवर्धन के समय पे भी जो पॉलिटिकल सिस्टम थी वो डिसेंट्रलाइज थी, वहां पे भी ये सेगमेंटरी पॉलिटी लागू पड़ती है। हर्षवर्धन और गुप्तास के बीच में खाली एक ही फर्क है कि हर्षवर्धन को विदेशी आक्रमण नहीं झेलने पड़े, वेरस गुप्ता डायनेस्टी को हूणों के आक्रमण भी झेलने पड़ते हैं। सारी भाषा में हमको ये देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन के समय पे जो पॉलिटी थी वो कैसी थी, ये फ्यूडल पॉलिटी हुआ करती थी। फ्यूडल पॉलिटी का मतलब है कि लैंड का इंपॉर्टेंस बहुत था और लैंड आधारित अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम और लैंड आधारित पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राज्य व्यवस्था की भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी बेसिस के रूप में राजा के पास जब इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का स्कोप नहीं बचता है तो लैंड ग्रांट्स, लैंड के रूप में अलग अलग डोनेशंस देने की शुरुआत होती है और इसी के बेसिस के रूप में बहुत सारे छोटे बड़े राजाओं का उद्भव होगा जिसे सामंत या महासामंत के रूप में भी आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है ना, समझे।
तो होता क्या है कि हर्षवर्धन के समय पे तो ब्राह्मणों को काफी सारी लैंड ग्रांट्स मिलती है, ये गुप्ता से ही शुरू हो गया था सर। ओके, वी विल ऑल्सो फाइंड कि इनको कितना कितना पावर था और किस तरह से प्रोटेक्शन था उसकी भी जानकारी मिलती है। कुछ कुछ अगर आप देखोगे तो महासामंत हुआ करते थे, ये मूलतः से छोटे और बड़े राजाओं का मिक्सचर था। सामंती थे पर उनके अंदर थोड़ा स्टेटस उनका बड़ा हुआ करता था, उनको सबऑर्डिनेट स्टेटस में राजा ने रखा था। कुछ कुछ इंडिपेंडेंट महाराजास थे पर इन्होंने भी हर्षवर्धन के नीचे सामंती प्रक्रिया के अंदर अपने आप को स्वीकारा था। और हर्षवर्धन के समय पे ऐसे छोटे बड़े राजाओं का मिक्सचर, जैसे वल्लभी के राजा थे, जलंधर में आदित्य करके एक राजा हुआ करते थे, उदित कहते थे उनको, भास्कर वर्मन करके आसाम में राजा हुआ करते थे, ये सब हर्षवर्धन के छोटे राजा थे, सामंत के रूप में थे। कोई इंडिपेंडेंट भी कहेगा पर वो कहेगा कि मैं हर्षा के अंडर में हूं सर, ठीक है ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में हमको ये देखने को मिलता है कि अलग अलग राजा थे जिन्होंने हर्षा से अपनी लॉयल्टी प्लेज की है, और वी विल फाइंड की जरूरत पड़ने के ऊपर हर्षा की सर्विस भी की है, मतलब हर्षा की मदद भी की है टू रनिंग द स्टेट एंड टू रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल सर। ओके, तो खासियत यह है कि हर्षा की पॉलिटी में हमको देखने को मिलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करती थी, ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसी हुआ करती थी, ये फ्यूडल सिस्टम है सर, है ना, इसको सामंतवाद के रूप में पहचानते हैं, जहां डिसेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिलता है और एक राजा शक्तिशाली होने के बावजूद भी उसके नीचे और छोटे राजाओं का भी उद्भव हो रहा था। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि ये पीरियड के समय पे खाली और खाली हर्षवर्धन एकमात्र राजा था, इसमें छोटे बड़े और भी अलग अलग प्रकार के हाँ, तो इसमें छोटे बड़े और भी अलग अलग प्रकार के वी विल फाइंड की जो राजा है उनका बेसिकली मेंशन देखने को मिलता रहेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि हर्षा की पॉलिटिकल सिस्टम कैसी है और उसकी खासियत कहां से कहां तक देखने को मिलती है। अब याद रखिएगा कि हर्षा के समय पे अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन राजा और राजा के नीचे सामंत, दूसरे इसके एडवाइजर्स हुआ करते थे, इसी को ही हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में भी पहचानते हैं। तो बिकॉज राजा अकेला तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा नहीं, इतने बड़ा स्टेट बनाया हुआ है, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे। अब आपको पीटी के अंदर खास करके सवाल आता है कि कौन सा व्यक्ति क्या रोल प्ले कर रहा है, कौन से व्यक्ति का क्या इनफैक्ट इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो लिखा गया है इट अपीयर्स दैट द मिनिस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धन वाज सेम एज द इंपीरियल गुप्तास। अब ये स्टेटमेंट याद रखेगा, आपको पूछा जा सकता है। द एम्परर वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड एज मंत्री परिषद इन हिज ड्यूटीज, मंत्री परिषदों को अपॉइंट किया जाता था। द काउंसिल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द किंग एज वेल एज द फ्रेमिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द एम्पायर, की राज्य व्यवस्था की जो नीति बन रही है उसका भी ध्यान यही रखेंगे सर, है ना। द प्राइम मिनिस्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस थी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो इस बेसिस के रूप में हर्षवर्धन के समय पे अलग अलग प्रकार के ऑफिशियल्स थे, जैसे अवंती करके एक ऑफिशियल थे, इनका फॉरेन रिलेशंस का काम था। सिम्हानंद थे, वो आर्मी चीफ थे। कुंतल थे, वो कैवलरी मतलब घुड़सवारी के चीफ थे। स्कंदगुप्त करके एक नाम है, आप देखो स्कंदगुप्त आपको गुप्ता पीरियड में राजा मिलता है, हर्षवर्धन में कमांडेंट ऑफ द एलिफेंट, है ना, आप देखोगे जो आपका हाथी का बल है उसका है सर, है ना। बाणु है आपका, बाण भट्ट आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है। महाप्रतिहार है पैलेस गार्ड के रूप में, और सर्वगत। अब देखो ये की ऑफिशियल्स का नाम है, आपको इनके रोल के ऊपर से सवाल आ सकता है कि व्हाट हैज बीन द रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट दे डू, किस तरह से इनकी कहानी आपको मिल जाती है। अब हर्षा ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया हुआ है, आप सिंप्लीफाई करके देखिए तो इतना बड़ा एम्पायर को बनाने के लिए और चलाने के लिए पैसे भी चाहिए सर। ओके, तो हर्षवर्धन की रेवेन्यू सिस्टम भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि रेवेन्यू देखेंगे तो ही हमको समझ में आएगा कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है सर, ठीक है ना, समझे। So while trying to understand the revenue, then and only then we'll be able to see the economic conditions. तो हर्षा की आर्थिक परिस्थिति के अंदर हमको ये बुक क्या कहती है, पहले वो देखते हैं। अब कोई भी राजा रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करता है, उसी से ही समझ में आता है कि उसका टैक्स डाइवर्सिफिकेशन कितना है। हर्षा की बात करेंगे तो रेवेन्यू सिस्टम के थ्रू हमको अलग अलग प्रकार के टैक्सेस मिलेंगे, भाग, हिरण्य, बलि, ऐसे अलग अलग प्रकार के टैक्सेस के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ये जो टैक्सेस थे, ये टैक्सेस के थ्रू हर्ष अपना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की कोशिश कर रहा है सर, ठीक है ना, समझे। दूसरी कहानी हमको ये भी देखने को मिलती है कि राजा के पास जो रेवेन्यू आती है वो कहाँ पे स्पेंड करता है, उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है ना, समझे। तो कहानी आपको ये मिलेगी कि राजा के हाथ में अगर जमीन का एक टुकड़ा है और उसमें से पैसा आ रहा है, तो रेवेन्यू को वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता था।
वन फोर्थ पार्ट और ईच ऑब्जेक्टिव, ओके ना। तो से फॉर एग्जांपल उसको भाग आया, भाग इज द स्टेट शेयर सर, ओके, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इट वाज अ लैंड टैक्स पेड इन द काइंड, ओके ना, बेसिकली ये काइंड के रूप में था। इट वाज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड रेवेन्यू, कि भाई 1/6 ऑफ द रेवेन्यू था सर, ओके। हिरण्य था वो बेसिकली व्यापारी और मर्चेंटों के द्वारा कैश में दिया जा रहा था। बलि कोई एक टैक्स का प्रकार था, पर उसका कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं मिल रहा है, पर ये भी एक टैक्स था सर, ठीक है। अब सवाल ये है कि पैसा आया, से फॉर एग्जांपल 100 रुपया आया जमीन के अंदर से, है ना, राजा के पास जो जमीन मालिकी की है उसके अंदर से 100 रुपया आया। अब 100 रुपया आया है तो 100 रुपया कहां स्पेंड किया जाएगा, सवाल ये भी आता है ना सर दूसरा, कि इफ द किंग इज गेटिंग मनी 100 रुपीज, तो वेयर टू वी स्पेंड दिस। तो हर्षवर्धन ने एक नियम बनाया था, बाण भट्ट ने इसके बारे में लिखा है और ह्यूएन सांग ने भी इसके बारे में लिखा है, कि हर्षा यूज टू स्पेंड द मनी इन ऑल दिस 4 एक्टिविटीज, है ना, अलग अलग एक्टिविटीज में पैसा स्पेंड करता था। तो 25% पैसा वो स्टेट के अफेयर्स को कैरी करने के लिए रखता था। 25%, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। 25% पैसा जो है यूज टू एक्चुअली अलॉट फॉर दी अफेयर्स ऑफ द स्टेट, है ना, जो स्टेट को चलाने के लिए जो जरूरत होती है उसके लिए वो करेगा सर, ठीक है ना, समझे। पार्ट 2 फॉर पेइंग द मिनिस्टर्स एंड द ऑफिसर्स ऑफ द क्राउन सर, ओके, कि मंत्रियों को और अधिकारियों को बेसिकली जो भी पेमेंट देना होगा सैलरी के रूप में, उसके लिए 25% वहां पे डालेगा, 1/4 यहां पे डाल दिया सर, ओके। 1/4 फॉर रिवार्डिंग द मैन ऑफ लेटर्स, जैसे बाण भट्ट जैसे लोग हैं जो बड़े ही स्कॉलस्टिक है ना, उसके कोर्ट में बैठा करते थे, एक से एक मंत्री लोग हुआ करते थे, उनकी मदद लेता था, बोले तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा पैसा लगता हो सर, ठीक है। और 25% चैरिटी के लिए। तो आप देखिए कि कितना सिग्निफिकेंटली और कितना सिस्टमैटिक वे के अंदर हर्षवर्धन ने हर एक अलग अलग बेसिकली अपने रोल प्लेस डिसाइड किए थे, और इसके थ्रू 1/4 तो यहां से 100 रुपया जो भी आएगा, 200 रुपया जो भी आएगा ये रेवेन्यू के अंदर, पर रेवेन्यू को वो बेसिकली डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो मेरे यहाँ पे जो भी रेवेन्यू सिस्टम है उसमें बेसिकली मैं जो पैसा है वो सीधे सीधे तौर के ऊपर ऐसे चलाऊंगा सर, ठीक है ना, समझे। अब दूसरा ये आता है कि हर्षवर्धन के समय पे एक कहानी ये भी है कि इतना बड़ा एम्पायर बनाया था, ये एम्पायर को कैसे प्रोविंसेस में बांटा गया था सर, ठीक है ना, समझे। तो अभी हम लोग सेंट्रल एम्पायर की भी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा, और एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पायर बिल्डिंग का भी एक बड़ा कहानी आ जाता है। अब जैसे मौर्यस ने 4 प्रोविंसेस के अंदर एम्पायर को डिवाइड किया था, 4 या 5 के अंदर, गुप्तास ने भी मल्टीपल प्रोविंसेस में एम्पायर डिवाइड किया था। हर्षवर्धन ने इतने बड़े एम्पायर को कहीं से डायरेक्टली रूल किया है, कहीं से इनडायरेक्टली रूल किया है। जैसे उड़ीसा वाला रीजन है, कोंगोडा कहते थे उसको सर, उसको इनडायरेक्टली रूल किया है। यहाँ पे भी इनडायरेक्टली रूल किया है वेस्टर्न पार्ट में, पंजाब वाले रीजन में। तो वहां सीधा रूल नहीं था, वहां इनडायरेक्ट रूल था, तो कैसे रूल किया करता था उसकी भी कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। तो कहानी के अंदर आपको देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ एम्पायर सर, ओके। तो आप पूरे साम्राज्य को कैसे डिवाइड किया। अब याद रखिएगा कि अंडर द सेंट्रल एम्पायर सर, है ना, हर्षवर्धन के समय पे जो एम्पायर बिल्डिंग हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोविंसेस है वो हमको नहीं पता है। जैसे गुप्ता में हमको पता है कि एक नंबर फिक्स था, या मौर्यस में हमको क्लैरिटी है कि 4+1 5 के आसपास प्रोविंसेस हुआ करते थे, 4 राज्य थे और एक इनका सेंट्रल हेडक्वार्टर्स जहां से मगध के अंदर मौर्य डायनेस्टी रूल कर रही थी, वो वाला विस्तार था। बट हियर इन द केस ऑफ हर्षवर्धन वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेट्स दैट वर एक्चुअली देयर सर, ठीक है ना, वो एग्जिस्ट कितने कर रहे थे वो हमें सीधे सीधे तौर के ऊपर नहीं पता है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि इन द केस ऑफ हर्षा वी विल फाइंड कि नंबर ऑफ प्रोविंस नहीं पता, पर हमें एक टर्म पता है, ये प्रोविंस को कहा जाता था भुक्ति, याद रखेगा, है ना, समझे। तो जो जमीन के ऊपर भोग रखता है या जमीन के ऊपर बेसिकली शासन रखता है उसको बेसिकली भुक्ति। तो इसके बाद एक बहुत सारे शब्द आएंगे, जेजा भुक्ति, जेजा भुक्ति बेसिकली चंडेल डायनेस्टी के लिए राजाओं के लिए ये शब्द यूज किया गया है सर। खैर, तो ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू भुक्ति सर, है ना, and each bhukti was divided into vaishyas. Vaishyas were similar to like the districts, okay. Each vaishyas was further divided into pathak, and each such area was divided into several villages for the sake of administrative convenience. सारी भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करिए, जब हम लोग प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ये हायरार्की आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हायरार्की क्यों? क्योंकि यूपीएससी हायरार्की के अंदर बहुत सारा सवाल पूछता है। ये हायरार्की में आपको भुक्ति सबसे पहले देखने को मिलेगी सर, ओके। भुक्ति इज द बिगेस्ट यूनिट दैट इज फॉर द प्रोविंस। भुक्ति के बाद आपको विशेष देखने को मिलते हैं या विश देखने को मिलता है।
ये विश बेसिकली वैदिक एरा से ही चलता आ रहा है, भुक्ति गुप्ता पीरियड से आपको मिलेगा सर, ठीक है। भुक्ति के बाद विश, विश के बाद पाठक, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। दे वर एक्चुअली द विलेज एरियाज और द ग्रुप ऑफ विलेज एरियाज। एंड फाइनली आपको ग्राम देखने को मिल जाएंगे, उसमें एक ग्राम भी हो सकता है या ग्रुप के अंदर भी विलेजेस मिलेंगे सर, ठीक है। तो दिस इज द हायरार्की, है ना, ये हायरार्की, दिस इज द स्मॉलेस्ट हायरार्की एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड दिस इज द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट यूनिट सर, है ना। ये हायरार्की को याद कर दीजिएगा, क्योंकि हर्षवर्धन के समय की आपको पूछेगा कि विच रेफरेंस टू दी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हर्षवर्धन कंसिडर द सिस्टम, एंड ये सिस्टम के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के समय पे कौन से प्रकार की इनफैक्ट ये जो बेसिकली पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कहां से कहां तक चलता है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो दे कैन आस्क यू इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म से भी आपको पूछा जा सकता है, और इसी बेसिस के रूप में हमें क्लैरिटी भी हो जानी चाहिए कि कहां से कहां तक ये बेसिकली डिफाइन हुआ है सर, ठीक है। भुक्ति, वैश्य, पाठक और ग्राम सर, है ना, दिस आर द 4 थिंग्स जिसके थ्रू हमको ये कहानी देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। हर्षचरिता जिसने बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, ये बाण भट्ट साहब बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे बेसिकली अलग अलग प्रकार के अधिकारी की भी कहानी है सर, ओके। अब स्टोरी ये है कि इनके टाइटल्स ही अवेलेबल है, इनके रोल के बारे में नहीं पता है, पर भोगपति करके एक ऑफिशियल थे, आयुक्त करके एक ऑफिशियल थे, आप देखोगे तो प्रप्तलक पुरुष करके एक ऑफिसर हुआ करते थे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जुड़े हुए थे सर, ओके ना, समझे। तो आपको पूछेगा कि भोगपति कौन थे, आयुक्त कौन, आयुक्त वर द कमिश्नर, है ना। भोगपति आपको समझ में आ रहा है कि वो बेसिकली नॉर्मली लैंड के इंचार्ज होंगे या कोई टेरिटोरियल एरिया के इंचार्ज आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे सर, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपको हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खास करके देखने को मिल जाती है सर, ओके। अब ये तो हर्षा की एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था, जहां हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल हर्षा के पीरियड के समय पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चला। अब हर्षा की जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत सिग्निफिकेंस है सर, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंस है उसके पीछे का कारण आप समझने की कोशिश करिए कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो हमको समझ में आ रहा है राजा सेंट्रिक था, हमें यह भी समझ में आया कि पॉलिटिकल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल ऑफिशियल्स का रोल प्ले था। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या है और आर्मी का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर देते हैं सर, ठीक है। अब देखिए कि आर्मी के बिना हर्षा ने इतना बड़ा एम्पायर बनाना अशक्य था सर, ठीक है ना, समझे, क्योंकि पैसा चाहिए आपको साम्राज्य बनाने के लिए, पहली बात तो, उसके बाद सेना चाहिए और फिर व्यवस्था ऐसी चाहिए कि लोग डरे भी, लोग काबू में भी रहे और सिस्टम भी कंट्रोल करके रखे सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, तो हर्षा के लिए कहा जाता है कि गुप्ता के बाद एंशिएंट इंडिया में मौर्यस, मौर्यस के बाद गुप्तास और गुप्तास के बाद हर्ष, ये 3 राजा शासक ऐसे थे जिनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं हुआ करती थी। दिस 3 डायनेस्टी किंग्स हैड वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ द आर्मीज एट दैट टाइम सर, ठीक है। तो लिखा गया है कि हर्षा प्लेड ग्रेट attention to the discipline and the strength of the army. The army consisted of elephants, cavalry, infantry, horses, and precisely the horses were also imported at that time. अब this is very important sir, okay ना, समझे। अब आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि हर्षा के समय पे घोड़ों को कहां से इंपोर्ट किया जा रहा था या आर्मी में, क्योंकि देखो भारत में तो काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े बहुत फेमस है, बाकी आप देखोगे वेस्ट एशिया से व्यापारी बहुत आते थे, सेंट्रल एशिया से व्यापारी एंशिएंट में भी आते थे, मिडिवल एरा में भी आते थे, जो घोड़े का व्यापार करते थे सर, ठीक है ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में इन्होंने पूरी इन्फेंट्री को भी बनाया और कैवलरी को भी बनाया है सर, ठीक है ना, समझे। अब बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलेगी सर, है ना, टर्म्स, जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर अगर आप देखोगे क्वेश्चन निकालता है। ऑर्डिनरी सोल्जर्स वर कॉल्ड एज चटास एंड बटास, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको पूछेगा कि चटास और बटास कौन थे। ऑर्डिनरी सामान्य सैनिक, पैदल में जो पैर से चलते हैं, इन्फेंट्री वाले सर, ठीक है ना, गेटिंग। कैवलरी ऑफिसर्स वर कॉल्ड एज बृहदीवसस, है ना, समझे, बृहदेश्वरा, बृहदेश्वरा सर, है ना, समझे, बृहद ईश्वर, समझ में आया कि नहीं आया कि बृहद ईश्वर की टर्म इनको दी जाती है कैवलरी को। इन्फेंट्री ऑफिसर वर नोन एज बल अधिकारतास एंड महाबलधारी करतास, ओके, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो वी विल कम टू नो कि इन्फेंट्री के अधिकार थे वो बल अधिकारी भी थे, महाबल अधिकारी मतलब बहुत शक्तिशाली लोगों के रूप में इनको कंसीडर किया गया है। तो ह्यूएनसांग मेंशंस अबाउट द 4 डिविजन्स, जिसको चतुरंग के रूप में पहचानते हैं, जो हर्षवर्धन की आर्मी के अंदर खास करके आपको मिलेंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ह्यूएनसांग के राइटिंग में क्या लिखा गया उसके ऊपर कल तो डिस्कस करेंगे, बट ये हमको कहानी क्लियर हो जानी चाहिए सर, ओके। दूसरी, हर्षवर्धन बड़ा न्यायप्रिय राजा था, है ना,
उसकी जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत ही याद किया जाता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और हर्षवर्धन का मानना था कि डर खत्म तो न्याय व्यवस्था खत्म। डर के आधारित ही समाज काबू में रहता है। अगर तुमने लीनियंसी रख दी तो अपराधी और गुनहगार मानसिकता के जो लोग होंगे वो रास्ते में आके अपना काम करते रहेंगे और लोगों को परेशान करेंगे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस द क्रिमिनल लॉ सिस्टम वाज मोर सीवियर देन द गुप्ता एज। क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या है कि ये जो व्यवस्था है ये गुप्ता पीरियड से ज्यादा सीवियर हुआ करती थी। सीवियर होने का मतलब ये है कि ये बहुत ही डोमिनेटिंग आपको मिलेगी और जिसके थ्रू वी विल सी की पनिशमेंट आपको मिल जाती है सर, ठीक है ना, समझे। तो एक अधिकारी है जिसका नाम है मीमांसकास, है ना, समझे। ये भी टर्मिनोलॉजी आपको पूछ सकता है कि भाई इनका क्या रोल था, जो न्याय व्यवस्था के रूप में आपको मिलेंगे। एट टाइम्स इम्प्यूटेशन हो जाता था, हाथ के सामने हाथ, आंख के सामने आंख, पैर के सामने पैर, जैसा कांड किया है वैसा पनिशमेंट मिलेगा। बड़ा हार्श पनिशमेंट आपको मिलता है। कटिंग्स ऑफ लिम्स, बैनिशमेंट्स ऑफ द बॉडी लिम्स वर द यूजुअल पनिशमेंट। ट्रायल बाय ऑर्डिल वाज इन प्रैक्टिस। ट्रायल बाय ऑर्डिल का मतलब है कि आपको अलग अलग प्रकार के डाम दिए जाएंगे, गरम तेल के अंदर हाथ डुबाया जाएगा, गरम कोयले के ऊपर चलवाया जाएगा कि बोल तूने ये गलत किया है कि नहीं किया है। तो अलग अलग प्रकार के टॉर्चर मैकेनिज्म्स है जो आज की तारीख में हम ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खंडन करते हैं, पर आज से 1500 साल पहले इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाती है सर। क्यों? क्योंकि डर का था। आज भी देखिए बहुत सारे कंट्रीज में, वेस्ट एशिया में चले जाइए, वहां ऐसे नियम अभी भी है कि अगर उल्टा सुल्टा कर दिया तो कोड़े पड़ेंगे आपको सर, ठीक है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपको देखने को मिलता है एट टाइम्स कि अगर आपने राजा के सामने विद्रोह करने की कोशिश की, राजा के सामने षड्यंत्र किया, तो उठा के राजा आपको जेल में डाल देगा सर, ठीक है। और इसी बेसिस के रूप में हमको ये देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन के समय पे जो बहुत सारी पॉलिटिकल कंडीशन है और बहुत सारी जो जुडिशियल कंडीशन, इसके बारे में ह्यूएन सांग ने लिखा था। अब ह्यूएन सांग एग्जैक्टली क्या लिखता है, ह्यूएन सांग भारत में हर्षा के बारे में क्या बताता है और ह्यूएन सांग की कहानी क्या है, हर्षा के समय की सोसाइटी, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हुआ करती थी, कल्चरल कंडीशंस क्या हुआ करती थी, नालंदा जैसा इंस्टीट्यूशन कैसे निकल के आया, इन सब के ऊपर एक और सेशन लेंगे। और कल के क्लास के अंदर ह्यूएन सांग कल्चरल एस्पेक्ट इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड के ऊपर भी चर्चा करेंगे और ये टॉपिक को कंक्लूड करेंगे सर, ठीक है। तो अभी हम लोग गुप्ता के बाद वाले पीरियड में हैं, 550 टू 750 के बीच में, जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का पीरियड है। ये वो पीरियड है जहां भारत में अलग अलग राजा सत्ता के ऊपर आ रहे हैं। इनमें से हर्षवर्धन नाम का राजा पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा था, थानेसर में रूल किया हुआ, वो मोखारियों के ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करेगा क्योंकि उनके समधी थे और वो कमजोर हो गए थे और कन्नौज बिकेम द इंपीरियल सीट, ओके। तो कन्नौज अब अगले 1200 तक, है ना, अगले 600 साल तक अपनी एक डोमिनेशन एस्टेब्लिश करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, किस तरह से करता है, इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, पर आज खत्म करते हैं। आपको फिर से मैं वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के ऊपर तो हुई, यहाँ तो मैं आपको मिलता ही रहूंगा, पर मैं पढ़ाता हूँ मेरे फोटे के अंदर ऑप्शनल जीएस पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के साथ। हिस्ट्री समझने वाला विषय है, फैक्ट्स उसमें बहुत है, फैक्ट्स धीरे धीरे आपको याद रह जाएगी अगर समझ जाओगे। अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो मैं आ रहा हूँ दिल्ली। अगर आप दिल्ली से तैयारी कर रहे हो, आपको कोई क्वेरी है तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल होगी, ये कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ज़्यादा इजी रहेगा रेदर देन लुकिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और 22 तारीख को सुबह 11:30 बजे आई एम कमिंग टू मीट यू गाइस, मैं आपको मिलने आ रहा हूँ। विल बी हैविंग अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन जहाँ हम लोग चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और पूरा एकदम सिस्टमैटिक वे के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं और मेरे साथ और भी टीचर्स हैं, हम सब साथ में मिलकर आपकी क्वेरीज और डाउट्स को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे सर, ओके। तो जुड़िए, इट्स इन करोल बाग ओनली सर, है ना। ये आपको जो मेट्रो स्टेशन है उसके नज़दीक में हमारा अनअकैडमी का सेंटर है, वहाँ मैं, मधुकर सर है और जी राजपूत सर है, हम सब लोग साथ में आ रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम है आपका ऑन दी ऑफलाइन, बाकी तो ऑनलाइन तो हम यहाँ मिलते रहेंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, दिल्ली नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं है, आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। ये कोड यूज करिए PN लाइव, और ऑप्शनल और जीएस का साथ में सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। मैं आपका साथी बना रहूंगा, आपका हमराही बना रहूंगा, एक दिए के रूप में आपको हेल्प करूंगा। खुद बुझ जाऊंगा या खुद जल जाऊंगा, बट आपको प्रकाश देता रहूंगा सर, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।